कुलपति प्रोफेसर दिलीप चंद्र त्रिपाठी जी का कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही कुल सचिव डॉक्टर के उपाध्याय जी, अधिष्ठाता प्रोफेसर एनके सिंह जी व एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रोफेसर एसके त्रिभुवन जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस आयोजन का शुभारंभ करने के लिए मैं निवेदन करता हूं मंचासीन सदस्यों से कि सबसे पहले वे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं संस्कृत विद्या धर्म संकाय के श्री अनय मणि त्रिपाठी एवं श्री चंदन पांडे जी का कि वे आकर मंगलाचरण करें। हरि ओम अब मैं आमंत्रित करता हूं संगीत एवं मंच कला संकाय से आई छात्राएं वे गुरु गीत प्रस्तुत करेंगी। इनके साथ तबले पर श्री पंकज और विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार गुरु गीत के बाद कृपया ताली ना बजाएं। Hare
अनुरोध है कुमारी अंकिता से कि वे आदरणीय कुलपति जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। कुमारी ज्योति कुलपति डॉक्टर के उपाध्याय का स्वागत करें। कुमारी अर्पिता छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर एम.के. सिंह का स्वागत करें एवं कुमारी प्रियंका प्रोफेसर एस.के. त्रिभुवन का स्वागत करें। अब निवेदन है मंचासीन सदस्यों से कि वे प्रथम पंक्ति में अपना स्थान दोबारा ग्रहण करें। अब छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर एम.के. सिंह स्वागत वक्तव्य करेंगे। वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे एक स्लाइड शो के माध्यम से। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पर कमल सदा जोड़ी पान। आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, हमारे कुल सचिव डॉक्टर के उपाध्याय जी, प्रोफेसर त्रिभुवन जी, सभागार में बैठे विभिन्न संकायों और संस्थानों के निदेशक एवं संकाय प्रमुख, वरिष्ठ शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर्व विद्या की राजधानी के शैक्षणिक सत्र 2016-17 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं उनका स्वागत करता हूं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत से जो नवप्रवेशी विद्यार्थी हैं यहाँ के विभिन्न संकायों के बारे में विस्तृत रूप से परिचित नहीं होंगी। मैं संक्षेप में चाहूंगा कि संकायों संस्थानों के बारे में आपको विश्वविद्यालय की इन चीजों से परिचित कराऊं। आप सबसे पहले देख रहे हैं ये काशी, जो यहाँ की इस देश की नहीं पूरे विश्व की एक द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी, जो प्रारंभ से ही मंदिरों और घाटों तथा शिक्षा और दीक्षा का एक प्रमुख केंद्र और प्रमुख नगर रहा है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार है। परिसर में जब आपने पहली बार प्रवेश रखा होगा तो आपके मन में दिल में रोमांच पैदा हुआ होगा, और जब प्रवेश किया होगा तो एक नीची अनुभूति हुई होगी। विश्वविद्यालय की हरियाली एवं सौंदर्य इसकी एक खास पहचान है। यह मुख्य परिसर लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ है। आपके सामने काशी हिंदू विद्यालय के संस्थापक पूज्य महामना जी का तस्वीर है, जो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं,
जिनके आदर्श और व्यक्तित्व आज के इस परिवेश में भी हमारे लिए अनुकरणीय है। विजिटर के रूप में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, जो इस विश्वविद्यालय के विजिटर हैं। चांसलर कुलाधिपति डॉक्टर कमल सिंह, जो अपने विषय के उद्भव विद्वान हैं, कई वर्षों से हमारे कुलाधिपति के कार्यकाल निर्वहन कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो हमारे आदर्श और प्रेरणा के स्रोत हैं और जिनके अथक परिश्रम से यह विश्वविद्यालय निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत रत्न की एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और मैं समझता हूं कि हमारे कुलपति जी बार बार इस चीज का आग्रह करते हैं कि यह देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिससे इतने भारत रत्न को प्राप्त करने वाले जुड़े रहे हैं। आपके विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय होने का गौरव प्राप्त होने के पीछे यहां से जुड़े अनेक लोगों का देश विदेश में उनका प्रतिनिधि योगदान है, जिनमें प्रमुख रूप से प्रोफेसर एस राधाकृष्णन, प्रोफेसर सीवी रमन, बाबू भगवान दास, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं इस विद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रमुख हैं, जिन्हें पिछले 1.5 साल पहले भारत रत्न की पुरस्कार से सुशोभित किया गया। यह विश्वविद्यालय का स्थापना स्थल और मां सरस्वती का मंदिर, जहां 4 फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर, जो हमारी आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान शिव के साथ साथ लक्ष्मी नारायण, दुर्गा, पार्वती, गणेश, सरस्वती और हनुमान जी के मंदिर भी हैं। और आप जानते हैं कि बिना शिव की आराधना के कोई भी फल प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए मानस में तुलसीदास ने जगह कहा है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जो भी जप साधे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निवास स्थान मालवीय भवन, जिससे 1961 में जनता के दर्शनार्थ खोला गया। यहाँ प्रत्येक रविवार को गीता पाठ का आयोजन होता है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन किए जाते हैं तथा प्रतिवर्ष मालवीय जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। भारत कला भवन यह विश्वविद्यालय का संग्रहालय है। कला और स्थापत्य के साथ साथ हड़प्पा युगीन, गुप्तकालीन, मुगलकालीन मूर्तियां, मुद्राएं, जवाहरात और कलाकृतियां तो सुरक्षित और संरक्षित है ही, मालवीय जी और आजादी की लड़ाई से जुड़े दस्तावेजों और प्रमाणों को मूल रूप से भी आप यहाँ देख सकते हैं। और मालवीय जी को जो भारत रत्न प्रदान किया गया था वह भी संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। यह हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ स्थल है, जहां हम हर बार जाना चाहते हैं और अपने ज्ञान को नित्य नया और समृद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। सभी संस्थानों, संकायों और विभागों के छात्र छात्राओं के लिए विद्यार्थी जीवन का सबसे उपयोगी स्थल है। यह साइबर लाइब्रेरी है। वर्तमान सदी ज्ञान विज्ञान और तकनीक की सदी है। इंटरनेट से जुड़े पुस्तकालय में हम आज पूरे विश्व को अपने आसपास महसूस करते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए वातानुकूलित एवं इंटरनेट युक्त कंप्यूटर से सज्जित यह हमारी साइबर लाइब्रेरी। केंद्रीय कार्यालय या सेंट्रल ऑफिस, जहां कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रण कार्यालय है। आपको फीस जमा करने के लिए, आपके परीक्षा परिणाम और डिग्री आदि के प्रमाण पत्र के लिए आपका यहाँ से रिश्ता जोड़ना स्वाभाविक है। निःशुल्क बस सेवा इस परिसर में प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को परिसर के अंदर आने जाने हेतु यह निःशुल्क सेवा प्रदान की गई है। यह बस नियत समय पर मुख्य द्वार से परिसर के विभिन्न मार्गों पर चलाई जाती है। एयर स्ट्रिप यह देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हवाई पट्टी है। यहाँ विद्यार्थियों को माइक्रोलाइट ट्रेन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप इस स्लाइड में कुलपति जी को इस विमान में बैठे हुए देख रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में कुल 6 संस्थान, 16 संकाय, महिला महाविद्यालय और कुल मिलाकर लगभग 135 विभाग हैं। इसके साथ ही मुख्य परिसर के अलावा एक दूसरा परिसर मिर्जापुर में
के बरगठा में स्थित है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं विभिन्न संस्थानों और फिर संकायों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यह है यहाँ का एक प्रमुख संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। यहाँ जुड़े कृषि से जुड़े पक्ष जैसे मिट्टी, बीज, पौधे, उद्योग, फार्म, डेयरी आदि इन सबसे संबंधित 11 विभाग हैं, जहाँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध कार्य होता है। ये चिकित्सा विज्ञान संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। यहाँ फैकल्टी ऑफ 3 फैकल्टीज हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के 37 विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के 14 विभाग और फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेस का 1 विभाग है। यहाँ चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सभी विषयों का अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ है पूर्वांचल का एम्स अर्थात सर सुंदरलाल चिकित्सालय। सेवा भावना से ओतप्रोत चिकित्सक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों से आने वाले लाखों रोगियों के समुचित इलाज में सदैव तत्पर रहते हैं। ट्रॉमा सेंटर पूर्वांचल एवं शहर के आसपास बढ़ती हुई आकस्मिक दुर्घटनाओं से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर है और यह देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आपको बताना चाहूंगा कि गत वर्ष ही विज्ञान संकाय को विज्ञान संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस संस्थान में भौतिकी, रसायन, जंतु वनस्पति विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, भूगोल, कंप्यूटर व अन्य कुल 14 विभाग हैं। अध्ययन और स्तरीय शोध कार्य के लिए इस संकाय का अपना विशेष महत्व है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्रबंध शास्त्र संकाय को भी गत वर्ष इस संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो गया है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। आज के इस युग में सभी लोग व्यवसाय में लिप्त हैं और अपने आय व्यय के ब्यौरे के प्रबंधन में जुटे हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह संस्थान पर्यावरण की सुरक्षा एवं सतत विकास हेतु शिक्षा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय स्तर का एक स्थापित संस्थान है। इसके अंतर्गत निर्देशित अनुसंधान के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और सामाजिक मुद्दों का बेहतर कार्य किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे विश्वविद्यालय का ही अंग था, अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में कार्य कर रहा है। रोज रोज तकनीकी निपुणता से नए बदलाव हमारे जीवन में आ रहे हैं। इस संस्थान में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, माइनिंग आदि लगभग इंजीनियरिंग की सभी विषयों का पढ़ाई और शोध कार्य किया जाता है। महिला महाविद्यालय सफल समाज और देश के निर्माण में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बराबरी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। छात्राओं के अध्ययन के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए महिला महाविद्यालय सतत प्रयत्नशील है और इसका हमारे समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का कला संकाय 21 विभागों वाला इस संकाय में भारतीय परंपरा और साहित्य, संस्कृति, दर्शन का विशेष अध्ययन होता है और साथ ही साथ भारतीय और विदेशी भाषा, पर्यटन और पुरातत्व जैसे विभिन्न विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आर्थिक नीतियों और सिद्धांतों के अध्ययन का आज के दौर में विशेष महत्व है। वाणिज्य संकाय में मुद्रा, बैंकिंग, लेखा और वाणिज्य संबंधी अध्ययन और शोध कार्य किया जाता है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन महामना मानवीय के सपनों को पूरा करने में शिक्षा संकाय सदैव तत्पर रहा है। मानवीय मूल्य, नीतिगत शिक्षा, छात्र और शिक्षक संबंधी आचरण की पवित्र भावना और भाषा, इन सब की पवित्र पाठशाला है। यह हमारा शिक्षा संकाय है। फैकल्टी ऑफ लॉ विधि संकाय स्वतंत्रता, समता और समानता जो संविधान के निहित भाव हैं, इनकी रक्षा और अध्ययन के लिए काशी विश्वविद्यालय के विधि संकाय का अपना अति विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स संगीत एवं मंच कला संकाय भारतीय संगीत और नृत्य के लिए BMUs, MUs और शोध कार्य यहाँ संपन्न होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला को प्रस्तुत करके छात्रों ने इस संकाय का नाम रोशन किया है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी यहीं से संबंधित थे और हमारे कुल गीत का संगीत उन्होंने ही दिया है।
फैकल्टी ऑफ एसवीडीवी या धर्म संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। इस संकाय में वैदिक दर्शन, वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, मीमांसा, धर्मशास्त्र जैसे प्राचीन और परंपरागत विषयों का अध्ययन अध्यापन होता है। यह संकाय विश्व पंचांग का प्रकाशन भी करता है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान संकाय। इस संकाय में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। साथ ही नेपाल अध्ययन केंद्र, महिला विकास अध्ययन केंद्र, मानवीय शांति अनुसंधान केंद्र भी इस संकाय के प्रमुख अंग हैं। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स या दृश्य कला संकाय। पेंटिंग, ड्राइंग और अन्य दृश्य कलात्मक उपलब्धियों के लिए इस संकाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कला प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ हमेशा अपने छात्र छात्राओं के विकास के लिए आयोजित किया जाता है और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले लगातार 2 वर्षों में यह संकाय देश का नंबर 1 संकाय रहा है। राजीव गांधी साउथ कैंपस, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, यह परिसर मुख्य परिसर से लगभग 70 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के बरगछा में स्थित है। यहाँ पर भी छात्रों के विविध प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं और वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं, हॉस्टल इत्यादि खेलकूद की सभी सुविधाएं वहाँ पर भी मौजूद है, जैसे हमारे मुख्य कैंपस में है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जब आप बड़े होंगे और शिक्षक बनेंगे तब यूजी के नियमानुसार आपको इस संस्थान की जरूरत पड़ेगी। यह काशी विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण केंद्र, जहां पर छात्र अधिष्ठाता कार्यालय है और छात्रों के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य सांस्कृतिक योजनाओं की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना या एनएसएस समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की भावना को आत्मसात करने एवं इनका अनुपालन करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। एनसीसी या नेशनल कैडेट कोर, छात्राओं के लिए एनसीसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु नेशनल कैडेट कोर के विभिन्न केंद्र यहाँ पर कार्यरत हैं। स्टूडेंट हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स, छात्र स्वास्थ्य संकुल, यह आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आप अपने हेल्थ कार्ड के आधार पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सकीय सुविधा आपको दी जाएगी। इस संकुल में एक्सरे मशीन और अन्य सुविधाएं, जांच की अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं योगा एवं नेचुरल थेरेपी संबंधी उपकरण भी यहाँ पर आपको उपलब्ध हो पाएंगे। स्पंदन यह विश्वविद्यालय का एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है और प्रतिवर्ष अंतर संकाय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू के महीने में आयोजित किया जाता है। अंतर संकाय युवा महोत्सव स्पंदन में प्रत्येक संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, नृत्य, गीत, संगीत, ड्रामा कुल 31 प्रतियोगिताएं संपन्न की जाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं पिछले स्पंदन का एक फोटोग्राफ, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध सिने अभिनेता अभिषेक बच्चन ने किया। ये स्पंदन के विविध फोटोग्राफ्स हैं, जिसके आप विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जो आयोजन किए गए थे उनके फोटोग्राफ देख सकते हैं। सभी राष्ट्रीय पर्व हमारे यहाँ बड़े उल्लास और उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं। इस फोटोग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि कुलपति झंडोत्तोलन के पश्चात एनसीसी के छात्रों के परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी आने वाले 15 अगस्त को भी आप इसकी एक झांकी देख सकेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि इस 15 अगस्त के प्रोग्राम में जो 9 बजे थिएटर ग्राउंड में होगा, आप सबकी उपस्थिति प्राप्त हुई। हमारे यहाँ कुल 67 छात्रावास, छात्रों के 37 एवं छात्राओं के लिए 30 छात्रावास हैं और जो विश्वविद्यालय के सभी संस्थान और संकाय के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं, जहां संबंधित विभाग के छात्र छात्राओं के रहने की सुविधा है। सभी छात्रावासों में मेस, कॉमन हॉल, वाचनालय आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ष मानदंड के अनुसार आयोजित छात्रावास उत्कृष्टता प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ छात्रावास को पुरस्कृत किया जाता है। यह निश्चित यह जरूर है कि हम अपने सभी छात्रों को
हॉस्टल सुविधा देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये हमारी सीमाएं हैं और हमारी पूरी कोशिश है, हमारे कुलपति जी की पूरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हॉस्टल सुविधा प्रदान कर सकें। छात्रावासों के सामने खेलकूद के मैदान हैं, बैडमिंटन हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम और एम्फी थिएटर का विशाल मैदान है, जहां समय समय पर खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमारे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के आयोजन स्थापित किए जाते हैं और इसमें विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसका विधिवत नोटिफिकेशन समय आने पर सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के छात्रावासों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सरस्वती पूजा आदि का आयोजन होता है, जिसमें हमारे सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस अवसर पर छात्रावासों में प्रदर्शित उत्कृष्ट झांकियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। उनके लिए हम एक पैनल जजेस बनाते हैं जो हर छात्रावासों में जाकर यह देखते हैं कि किसकी झांकी उत्कृष्ट है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृष्ण जन्माष्टमी आने वाले 25 अगस्त को जो कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हो उसको धूमधाम से मनाएं। शताब्दी वर्ष समारोह, इस वर्ष पिछले वर्ष विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हमारे कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी की दृढ़ निश्चय इच्छा से बसंत पंचमी के दिन 3 दशक पुरानी झांकी प्रदर्शित करने की परंपरा पूरे शुरू हो गई और आप इस वर्ष भी इसका प्रदर्शन देख सकेंगे। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग है। ये से गणमान्य विभूतियों द्वारा दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाती है। विगत कुछ वर्षों में उपाधि प्रदान करने वाले गणमान्य विभूतियों में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्री, वैज्ञानिक तथा अन्य गणमान्य दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान कर चुके हैं। इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान किया। ये विद्यार्थियों, आप देश के कोने कोने से आए हैं। रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान और परिधान, बोली एवं भाषा अलग अलग होते हुए भी आप एक लघु भारत का निर्माण करते हैं। आप एक साथ काशी विश्वविद्यालय में अपने भविष्य को संवारने आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके प्रयासों को सफल बनाने में आपकी सहायता करें। इसके साथ ही मैं एक छोटी सूचना देना चाहता हूं कि इस वर्ष आप जैसा अखबारों में और समाचार पत्रों में और टीवी पर भी देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने इस वर्ष एक आजाद करो कुर्बानी पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है, जो 9 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त को तक चलेगा। इसके तहत विश्वविद्यालय ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें ऐसे कंपटीशन, डिबेट, पेंटिंग, देशगान। आप सबसे अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस आजादी के पखवाड़े को अच्छी पूर्वक संपन्न कराएं। अंत में मैं दिनकर की एक कविता के साथ अपनी बात करता हूं कि आप सबने बहुत प्रयत्न मेहनत करके इस विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए स्थान बनाया है। आप बड़े मेहनती हैं, आप विजयी हुए, लेकिन मैं एक कविता पढ़ता हूं, उसका भाव है कि केवल विजय प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। उसको किस शब्दों में प्रयोगित किया गया उसको जरा सुने। दिनकर ने लिखा है कि नरकाभूषण विजय नहीं, आप सक्सेस पा जाए यही जीवन का उपलब्धि नहीं। नरकाभूषण विजय नहीं, केवल चरित्र उज्ज्वल है। कहती हैं नीतियां जिसे भी विजयी समझ रहे हो, नागो उसे प्रथम उन सारे प्रकट गुप्त यंत्रों से विजय प्राप्ति क्रम में उसने जिनका उपयोग किया है। इसलिए साधन पूज्य बनाइए, साध्य पूज्य मत बनाइए। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि रैगिंग एक अभिशाप है और जिसने पिछले कई वर्षों में अपना विभत्स रूप प्रकट किया है। तो इस अवसर पर प्रोफेसर एस.के. त्रिगुण जी, जो कि एंटी रैगिंग स्क्वाड के अध्यक्ष भी हैं, वे एक विस्तृत जानकारी आपको देना चाहेंगे।
Honorable Vice Chancellor, Professor Girish Chandra Tripathi ji, Directors, Deans, Dean of Students, my senior colleagues, my fellow colleagues, and my dear students. पहले तो मैं आप सभी लोगों को हृदय से बधाई दूं कि एक बहुत ही कठिन प्रतियोगिता वाली परीक्षा को क्रॉस करके आप आज यहाँ पे बैठे हैं और मालवीय जी के इस प्रांगण में उनका अंग होके यहाँ बैठे हैं। ये बहुत विरले लोगों को प्राप्त होता है। शायद ये मैं ऐसा मानता हूं कि कई जन्मों के संचित पुण्य का फल है कि आप लोग एक परिवार में एक साथ यहीं पे मालवीय जी के चौबारे में रहते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, तो ये सौभाग्य की बात। मेरा यहाँ रोल एक दूसरा है जो मैं दोनों तरह से पूरा करना चाहूंगा अपने छात्रों के बीच में, as a teacher and as chairman anti-ragging squad PhD। मेरे इस पहले स्लाइड से आपको लग गया होगा कि मैं कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को यहां परिभाषित करके आपको डराने नहीं आया हूं। My purpose is to request your support in making BHU campus ragging free। We have already declared, posters आप देखे होंगे हर जगह लगा हुआ है, and we have mentioned welcome in ragging free campus। So we have taken it that we will do it, and this is you who has to do it, maintain it। So this is my request, my dear students। ये आपका परिवार है। देखिए हम लोग ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा हम गांव पे नहीं लगने देते। अब आप हमारे अंग हैं, महामना के इस पावन बगिया के अंग हो गए हैं, तो इस बगिया पे कोई दाग न लगे। यूजीसी में एक भी रिपोर्ट न जाए कि बीएचयू में कोई रैगिंग हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा आप ही करना, ये मेरी इच्छा है। तो ये समरी मैं आपको बता दूं कि ये फोर्स ऑफ लॉ है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है। दिस इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग टू बी अबाइड बाय एवरी इंस्टीट्यूशन। इफ इट इज नॉट डन, इंस्टीट्यूशन में भी एक पे हम चाहेंगे आपका ध्यान। देखिए हमने कहीं भी ये नहीं लिखा है और ये वर्बेटम यूजीसी के गाइडलाइन में है, आप उसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। पनिशमेंट का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं आनी चाहिए। हम इतने सारे शिक्षक यहाँ बैठे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स से सब लोग मिल करके इस स्थिति को आने ही न दें। तो करना यह है कि हम लोग चाहते हैं कि ये हो ही ना, ये हमारा उद्देश्य है। ये इसका इतिहास है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक मैं बायोलॉजिकल रीजन सबको बताना चाहता हूं कि शायद ये कहीं ना कहीं से ये शायद पूरे विश्व का एक प्रॉब्लम आ गया है कि शायद साइड इफेक्ट है हर चीज का। यहाँ हमारे कई मूर्धन्य डॉक्टर्स बैठे हैं, शायद कोई ऐसी औषधि नहीं है जिसका साइड इफेक्ट है। तो जब हम लोग इवॉल्व हुए, क्रिएटिविटी एक लैंड मार्क पे पहुंची, उसके साथ एक साइड इफेक्ट आया टू डिस्प्लीज अदर्स। और यही प्रयास है, शायद एंटी रैगिंग रूल का भी यही प्रयास है कि हाउ टू मॉड्यूलेट ह्यूमन ब्रेन टू बी ड्रीवन इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू से। इंटेंसिटी बड़ी खतरनाक है। ये जब दुर्भावना किसी के मन में आ जाती है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, क्योंकि मन की गति और मन की स्थिरता को बड़ा समझना मुश्किल काम है। भगवान भी सरेंडर कर दिए हैं। वो मैंने ट्रंकेटेड श्लोक लिख किया है, प्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो न जाना तो मनुष्य। वो पूरा श्लोक है, विपस चित्त कृपण विकट मनोरथ दुर्जन मानवाना। वो मनोरथ दुर्जन मानवाना इसको छोड़ दिया। ये है जिसको रेगुलेट करना है, और उसको रेगुलेट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ एक मेडिसिन है, सोशल इंस्ट्रक्शन। और वो सोशल इंस्ट्रक्शन क्या है? एज लॉन्ग एज वी आर सेंसिटिव टू दिस परसेप्शन दैट लोग क्या कहेंगे, हमारे टीचर्स क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, गांव नगर के लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि हमारे पूरे
इलाके की बदनामी हो जाए। एज लॉन्ग एज वी आर सेंसिटिव, वी आर सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज आहार निद्रा भय मैथुनम च हम सबको चाहिए। मनुष्य बनने के लिए यही एक चाहिए। एक मैं एग्जाम्पल सारे बच्चों को हम मान कर देता हूं, नेगेटिव कंट्रोल। ये है नेगेटिव कंट्रोल, हमें बार बार बच्चों से सिखाया जाता है, हम सब लोग ऐसे ही पढ़े हैं, ये मत करो, ये गलत है, ये अच्छा है, इसको करो, बार बार आपको बताया जाता है, आपको बुरा लगता है। शायद ये जनरेशन का एक प्रॉब्लम आ गया है, माई लाइफ इज माई लाइफ। आई रिक्वेस्ट, योर लाइफ इज नॉट ओनली योर लाइफ, योर लाइफ इज लेसन्स लाइफ, योर लाइफ इज फॉर फैमिली लाइफ एंड योर लाइफ इज फॉर इंस्टीट्यूशन लाइफ। आप अकेले कब से हो गए, हम लोग सोशल एनिमल, यही तो हमारी विशेषता है, हम पशु नहीं। So don't think in that way and be sensitive to this. Just एक मैंने कार्ड में लिखा है, how nicely a girl is listening to parents and how instruction is given to this. हनुमान जी को नेगेटिव कंट्रोल दे दिया क्या, आप अपनी बलधामा है तो कुछ गड़बड़ न कर दे, तुमको कहे कि फॉरगेट। जब फॉरगेट हो जाए तो फिर काम का इस कंपाउंड का बल, तो फिर उन्होंने रेगुलेटरी स्विच दे दिया कि इनको जब याद दिलाया जाएगा देन ही विल रिकवर फ्रॉम दैट नेगेटिव कंट्रोल। और यही जामुन जी कर रहे हैं। ये पूरी कहानी हम सबको पता है, काश उत्साह रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, ये एक स्विच था। बस उन्होंने कहा then mental capacity activated and after that what he has done we all know it. पंडित श्यामनारायण पांडे ने एक जगह लिखा है, रावण जैसे बलशाली का जल गया रावण का आन बान, स्वत्व ज्ञान स्वाभिमान, तोड़ तोड़ बह गई लंका की रत्नरास, उस अदम्य तेज मूर्ति बलपुर के निधान, जगतबंध हनुमान के बलिष्ठ चरणों में सतबार बंधन, सहस्त्रबार बंधन, असंख्य बार बंधन। हनुमान जी बंदनीय हो। तो ये है स्विच। मेरी ये सद्भावना है अपने सारे विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से, कि ये सेंसिटिविटी मत होना। लोग क्या कहें। नेक्स्ट। बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों में कि एक मीनिंग होती है कि जब सीनियर जूनियर को करेगा तभी रहेंगे। नहीं, आप आपस में भी करोगे तभी रहेंगे। आप अगर किसी सीनियर को अपनी सभी परेशान करते हो तभी रहेंगे। किसी भी तरह से किसी की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मन से, वचन से, कर्म से किसी भी रूप में होता है, बड़ा ब्रॉड डिफिनेशन है बच्चे। सो लेट अस नॉट बी ट्रैप्ड इनटू दैट। ये दिमाग से निकाल दो किसी सीनियर करेगा तब, क्योंकि कई घटनाएं मिली हैं, हम लोग विटनेस किए हैं। अभी वुमेन्स कॉलेज में 2-3 साल पहले घटना घटी थी, एक जूनियर ने सीनियर को हड़का दिया। उस सीनियर ने थोड़ा तो कुछ कहा कि तुम ये क्या होता है आजकल, एक ओढ़नी ऐसे बांध करके भूतनी बन के थोड़ा कुछ लोग घुसते हैं, तो सीनियर बच्ची ने यह कहा कि प्रिंसिपल मैम कही है कि इस तरह से कैंपस में मत घूमो। उसने कहा कि अभी आप ज्यादा मत बोलिए, एंटी रैगिंग में डाल देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। आप दूसरे को इसको मिसयूज करने के लिए नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। कभी कभी कई लड़के फोन भी करते हैं कि सर नहीं, मेरे को रैगिंग में नहीं आता है, मैंने बस स्टॉप पे किया था, या मैं तो मेस के पीछे कुछ घटना घटी थी, दैट डजंट कम इन रैगिंग। बट नो, एवरी सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लेवर इन दैट दे हैव डिफाइंड एनीवेयर, इवन आउटसाइड कैंपस, अगर ये रिपोर्ट है तो उस इलाके के थाना, पुलिस और हम सभी लोग उसके लिए जिम्मेवार होंगे एंड विल सी दैट यू आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच इट इज डन। आप अब देखे होंगे कई जगह परमानेंटली लिख लगा हुआ है, पोस्टर्स लगा हुआ है, आपके हॉस्टल्स में, फैकल्टी में, हर जगह लगा हुआ है। एंड दिस इज prime duty of every institution to see that if anyone is guilty of ragging or even provocating ragging, they must be punished. Punishment, यहाँ compromise नहीं है. If you are found, you are gone. There is no compromise. ऐसा नहीं कि हम खड़े हो गए तो बच्चों को हाथ दिलवा लें, नहीं. Because this is governed by the Supreme Court ruling. Next. These are the teams as per UGC guideline, and main acting team is the third standing committee of anti-ragging committee. Chairman is Honorable Vice Chancellor. Then anti-ragging squad, I am chairman of that, and we are doing that. Then monitoring cell, and in addition to that, all offices
deans, directors, administrative wardens all constitute part of the anti-ragging team. It's not that we are only responsible. All of us are responsible for that. Next. For the students, these are the options. I have given priority. Number 1, if you are feeling so, you must report immediately to director, dean or administrative warden, HOD, wherever you are. Second option is chief proctor office. Immediately make a control room call. They are equipped with gadgets. They will come for your rescue, and then your interest is protected. Purpose is that this should not happen. Third is, this is my number. This is active 24 hours. किसी का फोन बंद हो या न हो, लेकिन मेरा खुला रहता है. And I try my best to, if I get any call, I must go to the site. Fourth is, even if you find that nobody is responding, then you may call Honorable Vice Chancellor office, Registrar, Dean of the Student office. Fifth is UGC helpline. This is displayed. My suggestion, this is not instruction, please note it down. This is fifth option. Because what happens is, if you make a complaint to UGC helpline is a post office. They simply mark it to our Honorable Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor to Registrar to then it comes to me. Suppose I am in the class, I see that complaint in the evening, then by the time 1 day has gone. And we all are here. तो मार्क सीधे पकड़ो ना, ऐसे क्यों पकड़ो? और दूसरा खतरा है कि ये मेरा सजेशन है जो टीचर कि आप यूजीसी में डालोगे, यूजीसी मेक्स ए रिकॉर्ड. यूजीसी में रिकॉर्ड हो गया तो फिर आपके फैकल्टी का, आपकी यूनिवर्सिटी की बदनामी होती है. यूजीसी आस्क एवरी डे, आफ्टर एवरी 3 days देयर इज अ मेल, व्हाट हैज हैपेंड टू दैट. तो परिवार तो आपका है ना, बदनामी तो सबकी हो रही है, नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट. Responsibility implies on every part or every member of the university. It's not that, and punishment is very much declared. If any employee to whom a complaint has been made and he has not responded, he or she is punishable as per the HEA. And last one, you can see that if we fail or institution fails, then action is very dangerous. Stopping grants and declaring institution ineligible, your degree may become ineligible. So this is very serious matter. Next. These are administrative action. इसको बहुत पढ़ने से बहुत कुछ फायदा नहीं, इसलिए कि आप करोगे ही नहीं, आपसे होगा तब भी इसको अवॉइड करोगे. बट पनिशमेंट इज इनएविटेबल, मैं ये कहना चाहता हूँ. इवन इफ इट इज अ माइनर पनिशमेंट, माइनर इज स्टार्टिंग फ्रॉम सस्पेंशन फ्रॉम योर क्लासेस, दैट इज 1 semester बैक. हॉस्टल से डिबार हो जाओगे, रेस्ट्रिकेट हो जाओगे, एंड देन यू विल बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. बट इवन इफ इट इज माइनर, now your director, your dean cannot issue a clean character certificate. They have to mention when you pass out that this candidate was found guilty in ragging provisions, and then next door is closed for you. कोई बोलेगा नहीं, but it is automatically closed that this man is not a gentleman. But ये करोगे नहीं क्या? Next slide. ये आपके लिए है. ये कभी कभी बड़ा दुरुपयोग लोग करते हैं just for fun sake. समटाइम्स. लेकिन ये एक नियम है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग पाए कि नहीं ये तो फोर्स था, ये कंप्लेन लॉजिकल नहीं था, तो फिर उस लड़के को पनिशमेंट मिलेगा. बिकॉज यू कैनॉट एब्यूज द रूल, यू कैनॉट मिसयूज, बिकॉज फ्रॉम हियर टू यूजीसी यू हैव यूज्ड द सिस्टम एंड जस्ट फॉर फन सेक दैट शुड नॉट हैपन. क्योंकि आपके झगड़े बड़े सिली टाइप के होते हैं और उसी को आप लोग मिसयूज कर लेते हो. मेस में रोटी खाने का झगड़ा, कहीं किसी के साथ आने जाने का झगड़ा, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा उसका झगड़ा, ये सब छोटी छोटी चीजें. अब आप लोग बड़े हो गए हो. आई मीन दिस शुड नॉट बी क्रिप्ट इन योर डेली रूटीन. 15 फरवरी को इनवेरिएबली 3-4 कंप्लेन आ जाते हैं. 14 फरवरी का इफेक्ट होता है. तो ताली का मतलब है कि होगा नहीं, हम ये मान के चलते हैं. सो प्लीज अवॉइड दिस. सिली थिंग्स पे नहीं जाएंगे एंड लेट अस नॉट ब्लेम आवर इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट. आपका कर्तव्य ये है, विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रेण त्वाम धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम. दीज आर डिफाइंड स्टेप्स. आप सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं. इफ यू डू इट, यू आर हियर, देन योर ब्रेन इज ट्विंकलिंग विथ ए बर्ड with ease, and so you grow in your career. This is what I want to symbolize by this. You are not made for anything else. Your present job is to
gain knowledge, derive wisdom, and be a nice human being, be a useful person for the society and nation. Next slide. And if you do that, you are driven to this stage. BHU doesn't guarantee it. ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि गारंटी है एडमिशन हो गया। इस अवस्था को प्राप्त किया जाता है मेहनत से। नेक्स्ट स्लाइड। एंड इफ यू डू दिस, दिस इज लास्ट स्लाइड टू से व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, योर सीनियर्स एंड यू, say no to ragging and participate actively in making BHU campus ragging free, and when you do that, then you rock man. आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आज यहाँ हो, कल अगले सोपान पे होगे। यू आर इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फेज। गो एंड कंप्लीट योर कैरियर, सो द नेशन। नेक्स्ट स्लाइड। So this is what we claim. Already in advance we have claimed on your behalf that you will participate and you will make this statement true. So आपका स्वागत है। ये नंबर सब लोग नोट कर लेंगे, सब जगह लिखा हुआ है। और अंत में वी आर ऑल ब्लेस्ड बाई बाबा विश्वनाथ। थैंक यू सो मच। और अब हमारे परिवार के मुखिया, जिन्हें सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वे अपने आशीर्वचन दें और हम सभी का मार्गदर्शन दें। विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक बंधु, अधिकारीगण, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, छात्राओं, प्रोफेसर त्रिगुण जी के रैगिंग के प्रति दिए गए लंबे इंटरप्रिटेशन के बाद मुझे तो लगा था कि शायद अब बहुत सुनने के मूड में विद्यार्थी होंगे नहीं। आपका सर्व विद्या की राजधानी में पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जब आया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो बहुधा मेरे मन में इस वाक्य को लेकर के चिंता होती थी, क्योंकि हमारी चेयर के पीछे एक सीनरी लगी है और उसमें यह वाक्य लिखा था, सर्व विद्या की राजधानी, कैपिटल ऑफ नॉलेज। तो मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो मैं सोचता था द वेरी टर्म कैपिटल हैपेंस टू बी रेलिवेंट इन केस ऑफ पॉलिटी एंड इन व्हाट वे इट कैन बी जस्टिफाइड इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी। कई दिन सोचने के बाद मुझे थोड़ा मार्ग मिला। इसके पीछे एक और बैकग्राउंड भी थी जो मुझे इसे स्वीकार करने में कठिनाई पैदा करती थी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा, स्नातक रहा, तो मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं होता था कि देयर इज अनदर इंस्टीट्यूशन विच कैन ऑक्युपाई बेटर प्लेस देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और ये एक विद्यार्थी का अपने अल्मा मैटर के प्रति जो श्रद्धा का भाव रहता है, शायद वही हमें भी एक अहमियत सोचने के लिए बाध्य करता था। पर कई दिन बाद मेरी श्रद्धा
मालवीय जी के प्रति पहले बचपन से ही रही है। शायद उन्हीं की प्रेरणा से मुझे इसका एक्सप्लेनेशन मिला कि यह राजधानी कैसे है, कैपिटल ऑफ नॉलेज कैसे है। देश परतंत्र था एंड फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स टॉप। सारे लोग स्वतंत्रता पाने के लिए, जिनके मन में थोड़ा बहुत भी राष्ट्र के प्रति इमोशनल फीलिंग थी, वो सब इसमें जूझ रहे थे। पर एक व्यक्ति जो बहुत यंग आयु में ही नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, उनसे कम आयु का मुझे ध्यान नहीं आता कोई आदमी राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, बहुत कम आयु में बन गए थे। जो स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ था, उसके मन में एक बात आई कि स्वतंत्रता मायने रखती है, संप्रभुता मायने रखती है, लेकिन व्हाट मैटर्स मोर इज टू सस्टेन विद इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कौन व्यक्ति संप्रभु रह सकता है, कौन समाज, कौन राष्ट्र स्वतंत्र रह सकता है लंबे समय तक? मुझे लगता है, हो सकता है मेरे मन में फिर अगेन पक्षपात हो, जो पक्षपात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति था। पर मुझे अभी मतलब इस पर मैं पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं हूं। यह बात केवल मालवीय जी के दिमाग में आई कि वही व्यक्ति, वही समाज, वही राष्ट्र हमेशा स्वतंत्र, संप्रभु और स्वायत्त रह सकता है जो शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र और संप्रभु है। इसलिए यह बात केवल उनके ही मन में आई कि दिस कंट्री मस्ट हैव अ सेंटर ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, और वो इस प्रयास में लग गए। इसके पहले भी विश्वविद्यालय थे कई इस देश में, अच्छे थे, परंतु उन विश्वविद्यालयों का निर्माण सरकार ने किया था। पर इस विश्वविद्यालय का निर्माण मालवीय जी ने समूचे देश से सहयोग लेकर के किया। और यह सहयोग केवल राजाओं और महाराजाओं का नहीं था, केवल अमीरों का नहीं था, इसमें देश के आम लोगों का सहयोग था। इसलिए मेरे मन में यह जो एक विचार था वह थोड़ा बदला कि शायद यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है और यह हमारे राष्ट्र का संकल्प है। यह नेशनल विल है जो किसी दूसरे और विश्वविद्यालय के पीछे दिखाई नहीं पड़ती। उन विश्वविद्यालयों का निर्माण सरकार ने किया और मैं यह मानता हूं कि राज्य के संरक्षण में पलने वाली शिक्षा राज्य के हितों का पोषण तो कर सकती है, परंतु वह लोक हित का पोषण नहीं कर सकती। इसलिए मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण समूचे राष्ट्र के सहयोग से राष्ट्र के संकल्प के रूप में किया। विद्यार्थी मित्रों, इसलिए मुझे लगा कि सच बात है कि अगर राष्ट्र को, समाज को और व्यक्तियों को संप्रभु और स्वतंत्र रहना है तो उन्हें ज्ञान और शिक्षा की दृष्टि से भी संप्रभु होना चाहिए। इसलिए इस विश्वविद्यालय का निर्माण मालवीय जी ने सच में सर्व विद्या की राजधानी के रूप में किया। और सर्व विद्या की राजधानी जो है वह सर्व सृष्टि की राजधानी भी रहेगी। इसलिए आपने अभी कुलगीत सुना, कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना, तब से मैंने अपनी गाड़ी में वो लगा रखी। और जब कभी मन व्यथित होता है अपने कारण या आपके कारण, तो उसको सुनता हूं और मुझे तो उससे संतोष मिलता है। और आपको भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी मन में कोई निराशा आए, उसको ध्यान करो, उसको सुनो, उसको पढ़ो, समझो। ये सर्व विद्या की राजधानी है, इसलिए यह सर्व सृष्टि की राजधानी है। यह सर्व सृष्टि की राजधानी क्यों है? क्योंकि यह सत्य शिक्षा की राजधानी है। यह सत्य शिक्षा की राजधानी अचानक नहीं बनी, यह राज ऋषियों की राजधानी है। यह राज ऋषियों की राजधानी है, यह वाग विद्या की राजधानी है। मन लगा करके अच्छे संकल्प के साथ जो व्यक्ति यहां आएगा, भला हो कविता का क्यों न आकर, यह वाग विद्या की राजधानी। जो जिस भावना के साथ यहां जैसे रहेगा, विश्वास करो, या मालवीय जी का जीवंत विग्रह वो यहां है।
और मैंने तो अनेक बार इसको अनुभव किया है। जिस भावना से, जिस विश्वास के, जिस श्रद्धा के साथ आप यहां रहेंगे, आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये प्राचीन प्रतीचिका मेल सुंदर, यह विश्वविद्या की राजधानी है। इसमें एक तरफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने टेक्नोलॉजी में डिग्री देने का काम किया। इसके पहले भारत में विश्वेश्वरैया और रुड़की सर्टिफिकेट कोर्सेज देते थे, जिनका नाम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत बार बार लिया जाता, लेकिन वो डिग्री नहीं देते थे। डिग्री देने का काम मालवीय जी के विश्वविद्यालय ने किया। एक तरफ वो चाहते थे कि यह शिक्षा जो है इट मस्ट बी रूटेड इन द वेरी वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर। वो चाहते थे कि शिक्षा केवल लोगों के मस्तिष्क का परिष्कार न करे, इट शुड नॉट बी सिंपली ए टूल टू इनलाइटन ह्यूमन माइंड्स बट आल्सो देयर हार्ट्स। आज हम देखते हैं पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है क्या? बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन जितने बड़े बड़े प्रख्यात काम हैं वो सब पढ़े लिखे लोगों ने किए, बिना पढ़े लिखे लोगों ने कुछ नहीं किया। वो तो बेचारे आज भी सरल हैं, सज्जन हैं, भावनात्मक दृष्टि से प्रेरित होते हैं। वो 1,76,000 करोड़ का घोटाला करने वाले लोग को बिना पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्वरूप देने वाले लोग को आपको लगता है बिना पढ़े लिखे लोग? वही पढ़े लिखे लोग। ये बात केवल मालवीय जी जानते थे कि शिक्षा जब तक माने अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों में प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब तक वो हमारे मस्तिष्क का परिष्कार तो कर सकती है, पर हमारे हृदय को परिमार्जित नहीं कर सकती। और जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये रैगिंग के नियम तो बनते रहेंगे और त्रिभुवन साहब आपको इनकी व्याख्या बताते रहेंगे, लेकिन हमारा हृदय इसको स्वीकार करेगा। आई हैव एवरी डाउट। कोई शिक्षित व्यक्ति जो जानता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए मायने रखती है, वो किसी की स्वतंत्रता पर आघात कैसे कर सकता है? एक शिक्षित व्यक्ति किसी महिला की स्वायत्तता पर, उसकी अस्मिता को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? एक शिक्षित व्यक्ति को अपनी बहन और दूसरे की बहन कुछ और दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मालवीय जी ऐसी शिक्षा चाहते थे कि हमको अपना सम्मान तो सम्मान और दूसरे का सम्मान अपमान की दृष्टि से दिखता है। कोई स्वाभिमानी व्यक्ति किसी स्वाभिमानी व्यक्ति का अपमान कभी नहीं कर सकता, और ये बातें सब हमें शिक्षा से मिलती है। इसलिए उस महापुरुष ने परतंत्र भारत में जिस विश्वविद्यालय की नींव रखी और इसे मूर्त रूप प्रदान किया, विद्यार्थी मित्रों, आजाद भारत की सरकार भी इतना बड़ा विश्वविद्यालय आजाद होने के बाद नहीं बना पाई। इसलिए मैंने मान लिया कि यह सर्व विद्या की राजधानी है। मैं आज भी मानता हूं विश्वविद्यालयों में तो इलाहाबाद ही, पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तुलना किसी विश्वविद्यालय से नहीं की जानी चाहिए। हो नहीं सकती, किसी विश्वविद्यालय से हो ही नहीं सकती। पिछली बार हमारे एक मित्र जेएनयू से थे, वो बार बार जेएनयू का उदाहरण देते थे। मैंने टाला कि हमने कहा दो बड़ी संस्थाओं की तुलना नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैटर्स, बट व्हाट मैटर्स मोर इज यूनिवर्सिटी कल्चर। विश्वविद्यालय बड़ा हो सकता है और भी कई हो सकते हैं, पर है भी नहीं कोई। हमको तो नहीं दिखा कोई इतना बड़ा विश्वविद्यालय। और ऐसी संस्कृति जिसका सूत्रपात मालवीय जी ने किया, वो आज भी जीवंत है किसी न किसी रूप में, या
विद्यार्थी मित्रों, यह उनकी तपस्थली है। इसलिए बहुत गड़बड़ करने वाले लोग भी यहां सफल नहीं होते। हमारा विश्वास ऐसा है। और जब जब इस विश्वविद्यालय का निर्माण मालवीय जी ने कैरियर बिल्डिंग के लिए नहीं किया था, इस विश्वविद्यालय का निर्माण उन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए किया था। आपको लगा होगा कि नेशन बिल्डिंग हो जाएगी तो हमारा कैरियर कहां जाएगा। ऐसा हो सकता है कि राष्ट्र का निर्माण हो जाए और हमारा निर्माण न हो? ऐसा संभव है क्या? इसलिए मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण नेशन बिल्डिंग के लिए किया था। देखो कहीं पीछे मिटा दिया क्या हमारे यूडब्ल्यूडी ने? भाई वो वाक्य मिटा क्यों दिया कि हमें केवल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रशासक और पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए? आज में वो दिख नहीं रहा है दीन साहब, लगता है उसकी प्रासंगिकता कम लगी होगी लोगों को। हमें केवल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रशासक और बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। वी नीड मैन ऑफ कैरेक्टर। हमें चरित्रवान लोग चाहिए। वे लोग जो सफलता और असफलता के लिए नहीं जीते, हार और जीत के लिए नहीं जीते, वो अपने संकल्प के लिए जीते। आप सब जानते हैं, थोड़ा बने यद्यप गीता बहुत प्रासंगिक नहीं रही आज की पढ़ाई लिखाई में, लेकिन मालवीय जी के विश्वविद्यालय में गीता प्रासंगिक है। यहां पर मालवीय भवन में हर रविवार को डीन साहब ने उसे दिखाया नहीं, गीता पाठ होता है। क्यों गीता पाठ होता है? क्योंकि हारना और जीतना हमारे हाथ में नहीं, सफल होना या असफल होना हमारे हाथ में नहीं। वी आर डूइंग फॉर व्हाट वी आर डेस्टिन्ड। हमारे हाथ में है हमारा पुरुषार्थ और हमारा कर्म। और ऐसे हारने वाले लोगों को भी समाज कभी हारा हुआ नहीं मानता। राणा प्रताप को लोग हारा हुआ मानते हैं क्या? युद्ध तो हार गए थे हल्दी घाटी, पर हारा हुआ नहीं मानते। भीष्म पितामह युद्ध हार गए थे, उनको हारा हुआ मानता है कोई? कर्ण युद्ध हार गया था, उसको हारा हुआ मानते हैं क्या लोग? भीष्म पितामह अपने रथ पर धनुष बाण लिए खड़े रहे, कोई माई का लाल तीनों लोगों में उनको पराजित नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, हारना उनकी नियति थी, हारना नियति थी, डेस्टिनी थी। इसलिए उनको अपनी हार का और मृत्यु का कारण खुद बताना पड़ा कि देखो शिखंडी को आगे करो, तब मैं धनुष बाण रख दूंगा, तब तुम चाहे जो करना। आगे नहीं बताया क्या करना, लेकिन जब तक धनुष बाण रहेगा तब तक तुम हमें पराजित नहीं कर सकते, और पराजित होना नियति है। भीष्म पितामह को कोई अधार्मिक कहता है क्या? जो अधर्मियों की ओर से युद्ध कर रहा हो और धर्म की ओर से युद्ध करने वाले 10,000 लोगों का रोज वध करता हो, वो क्या है? अधार्मिक है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भीष्म मूर्तिमंत धर्म है। तो जो व्यक्ति अधर्मियों की ओर से लड़ रहा है और धर्म की ओर से लड़ने वाले 10,000 लोगों को रोज मारता है और अंतिम दिन तक मारता है, वो मूर्तिमंत धर्म कैसे? ये गीता बताती है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हारना और जीतना हमारे वश में नहीं है, सफल होना और असफल होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्तव्य हमारे हाथ में है। इसलिए मालवीय जी ने गीता का प्रवचन आप लोगों के लिए, वो खुद गीता पाठ करते थे। कोशिश करिए, कभी मन करे तो जाइएगा, फिर बार बार मन करेगा। हम भी गीता कभी पढ़े नहीं, लेकिन कुछ बातें सुनी तो मुझे समझ में आई। हम तो गीता के ठीक विरुद्ध इकोनॉमिक्स पढ़े, मटेरियलिज्म, जिसका स्पिरिचुअलिज्म से कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं है। लेकिन हमने जो अर्थशास्त्र पढ़ा उसमें
धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है, जिसमें इट्स ए मैट्रिक्स ऑफ 4x4, जिसमें धर्म में अर्थ काम मोक्ष है, अर्थ में धर्म काम मोक्ष है, काम में धर्म अर्थ मोक्ष है, और मोक्ष में धर्म अर्थ काम है। यही भारत का जीवन था। ये केवल डिग्री देने वाला विश्वविद्यालय ना बने। आप समझ रहे होंगे कि आज देश के सामने अनेकों चुनौतियां हैं। अभी हमारे डीन साहब ने कुछ चर्चा आपके सामने की है। ये देश 700, 800, 900 वर्षों तक अपनी आजादी की लड़ाई लड़ता था और 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। एक दिन मुझे भी ये डेटा बहुत गहराई से ध्यान में नहीं था, टीवी देख रहा था। 1857 के उसको गदर वो कहते हैं, मैं तो उसे गदर नहीं, स्वतंत्रता संग्राम मानता हूं। उस स्वतंत्रता संग्राम में 5 लाख लोग मारे गए, परंतु वह स्वतंत्रता संग्राम हमारी आजादी की संपूर्ण लड़ाई का एक बहुत छोटा हिस्सा है। विद्यार्थी मित्रों, इस आजादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, देशभक्त वीरों ने बहुत रक्त बहाया। और आपको लगता होगा आई मे बी ए पेसिमिस्ट, लेकिन मुझे तो फिर से देश पर गहराते संकट दिख रहे हैं। हम पूरे देश को देश की तरह न देखकर उसे टुकड़े टुकड़े में देखते हैं। कोई क्षेत्र के रूप में देखता है, कोई जाति के रूप में देखता है, कोई किसी अन्य रूप में देखता है। आज जरूरत है उन देशभक्त वीरों के सपनों को याद करने की, उनके उस उत्साह को याद करने की। तात्या टोपे भी कानपुर में लड़ाई लड़ते लड़ते हार गया था। दिल्ली वाले हमारे सैनिक भी लड़ाई हारे थे, लेकिन उनका संकल्प नहीं हारा था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को उनका संकल्प जीत गया। हमें उन वीरों का नमन करना चाहिए, उन्हें स्मरण करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं आभारी हूं वर्तमान भारत सरकार का, जिसने कम से कम उन देशभक्त वीरों ने, जिन्होंने इस देश के लिए अपना रक्त बहाया है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमने उनको उस गहराई से याद नहीं किया जिस गहराई से हमें याद करना चाहिए। एक मौका है, हम उन देशभक्त वीरों को नमन करें, उनका स्मरण करें। उनका स्मरण करना हमारी जय का कारण बनेगा, हमारी विजय का कारण बनेगा, हमारी स्वतंत्रता का रक्षक बनेगा। आज हम हर मामले में पहले देखते हैं कि इसमें हमारी भलाई है या नहीं। देश जाए चाहे जाए। कोई पहले, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था, वहां तो अफसर बनने के लिए लोग पढ़ते थे। तो जो नया अफसर आता था, लोग कहते थे थोड़ा गड़बड़ है, तो लोग कहते थे नया है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब तो पढ़ते समय ही ठीक हो जाते हैं लोग। क्या करना है, कैसे करना है, सब पहले से ही समझे। परंतु मान लीजिए कि इस विश्वविद्यालय में मैं आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस स्वप्न के लिए, जिस संकल्प के लिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसकी बागडोर आपके हाथों में है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी। आप सबको बहुत बहुत इस विश्वविद्यालय का पाठ करने की बधाई। और आप जब इस विश्वविद्यालय का हिस्सा बने हैं तो वह सामान्य बात नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में जो महत्व 100 वर्षों का होता है, वह दूसरे वर्ष का नहीं होता। 101 का, 2 का, 500 का, 1000 का भी नहीं होता। आप इस शताब्दी वर्ष के समारोह में इस विश्वविद्यालय का हिस्सा बने हैं, इसलिए आपको और बार बार बधाई। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं कुल सचिव डॉक्टर के.पी. उपाध्याय जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें। परमादरणीय कुलपति महोदय, प्रोफेसर एन.के. सिंह, प्रोफेसर एस.के. तोमर, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकायों के संकाय प्रमुख, प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले कि मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दूं, मैं विश्वविद्यालय की ओर से, अपने ओर से व्यक्तिगत जितने नवप्रवेशी छात्र हैं उनका विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत करता हूं। प्रोफेसर एस.के. सिंह ने विश्वविद्यालय की सुविधाओं के बारे में आपको बताया। आप नए नए आए हैं, धीरे धीरे और सब चीजें भी देख लेंगे। मेरा विश्वास है कि आप जो भी सुविधाएं विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदान कर रहा है उनका भरपूर लाभ उठाएं और आने वाले वर्षों में खूब मेहनत से
पढ़ें। जिस विश्वास के साथ आपके माता पिता ने आपको यहाँ भेजा है, हमें पूरा विश्वास है कि आप उस पर पूरा उतरेंगे और आपको विश्वविद्यालय पर नाज हो और विश्वविद्यालय को आप पर नाज हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। मैं परमादरणीय कुलपति महोदय का विश्वविद्यालय की ओर से अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, जिससे नवप्रवेशी छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से हुआ होगा। मैं प्रोफेसर एनके सिंह व इनकी समस्त टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, को भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। प्रोफेसर त्रिगुण, जिन्होंने आपको रैगिंग के बारे में पूरा ज्ञान दिया, उनको भी मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। समस्त संस्थानों के निदेशकों, संकायकों व सभी शिक्षक को मैं विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं अपने नवप्रवेशी छात्रों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत कर हम विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। मैं आप सभी को एक बार पुनः बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम सभी अपनी जगहों पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। के लिए बाहर पेय पदार्थ की व्यवस्था है, कृपया अनुशासन के साथ जाकर उसको जरूर ग्रहण करके जाएं। पेय पदार्थ अवश्य लेकर जाएं, बाहर जरूर से लेकर जाएं। वाइस चांसलर साहब का आग्रह है कि आप सभी लोग पेय पदार्थ जो भी बाहर उपलब्ध है अवश्य लेकर जाएं।